भारतीय इतिहास में ना एक ऐसा दौर था जिसे अक्सर गोल्डन एज या कहें कि क्लासिकल एज भी कहा जाता है। एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान, हर चीज अपने शिखर पर थी। तो चलिए आज हम सब मिलकर उसी शानदार गुप्त काल की दुनिया में चलते हैं और उसके कुछ राज जानते हैं। हमारी ये कहानी ये शुरू होती है दिल्ली के मेहरौली में खड़े इस एक विशाल स्तंभ से। अब पहली नज़र में देखने पर यह शायद सिर्फ एक लोहे का खंभा लगे, है ना? लेकिन असल में ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य छुपाए हुए है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। ये कोई आज या कल का बना हुआ नहीं है। ये स्तंभ पूरे 1600 सालों से, जी हां, 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे ऐसे ही खड़ा है। जरा सोचकर देखिए, 16 सदियां इसने दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी झेली है, मॉनसून की मूसलाधार बारिश देखी है और कड़ाके की ठंड का भी सामना किया है। हर मौसम, हर तूफान, सब कुछ। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने सब के बाद भी, 1600 साल गुजर जाने के बाद भी इसमें आज तक जंग क्यों नहीं लगी? अरे हम लोग अपनी साइकिल या कोई भी लोहे की चीज बस एक साल के लिए बाहर छोड़ दें तो उस पर जंग लग जाता है। तो फिर यह स्तंभ आज तक वैसा का वैसा कैसे है? क्या राज है इसके पीछे? तो चलिए इस 1600 साल पुराने रहस्य की एक एक करके परतें खोलते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत रिसर्च की है और जो कुछ सामने आया है ना, वो प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी और काबिलियत की एक, आप कह सकते हैं, एक शानदार मिसाल है। तो इसका राज आखिर है क्या? देखिए, इसका राज छिपा है इसके बनने के तरीके में ही। साइंटिस्ट का मानना है कि इसे बनाने में एक खास तरह के लोहे का इस्तेमाल हुआ जिसमें फास्फोरस की मात्रा काफी ज्यादा थी। अब हुआ ये कि जब ये लोहा हवा के संपर्क में आया तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ और स्तंभ के ऊपर एक बहुत ही पतली न दिखने वाली प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षा परत बन गई। बस यही वो परत है जो इसे सदियों से जंग लगने से बचा रही है। ये उस जमाने के एडवांस्ड मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का जीता जागता सबूत है। कमाल है ना? अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये स्तंभ इतना खास क्यों है। लेकिन अब अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इसे बनवाया किसने? अच्छी बात यह है कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसका सुराग खुद इसी स्तंभ पर मौजूद है। जरा इस स्तंभ को करीब से देखिए। इस पर संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास का एक पन्ना है जो हमारे सामने खुला हुआ है। एक ऐसा पन्ना जो हमें सीधे उस सम्राट तक ले जाएगा जिसने इस अजूबे को बनवाया था। इस पर जो लिखा है उसमें चंद्र नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा का जिक्र मिलता है। यह शिलालेख बताता है कि कैसे उस राजा ने बंगाल से लेकर सिंधु नदी के पार तक अपने दुश्मनों को हराया था। तो सवाल यह है कि आखिर ये राजा चंद्र थे कौन? इतिहासकारों ने काफी खोजबीन और पढ़ाई के बाद इस चंद्र की पहचान की है। ये और कोई नहीं बल्कि गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। जी हां, ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्हें हम विक्रमादित्य के महान नाम से भी जानते हैं। तो अब जब हमें राजा का नाम पता चल गया है तो चलिए अब उस महान साम्राज्य के बारे में जानते हैं जहां से वो आते थे। देखिए, ये वो दौर था जब कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और भारत की राजनीतिक जमीन पर एक नई बहुत बड़ी शक्ति का उदय हो रहा था। और वो शक्ति थी गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। ये लगभग 3री से 6ठी शताब्दी तक फलता फूलता रहा। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, अपने चरम पर यह साम्राज्य आज के उत्तर भारत, पश्चिम भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य की नींव इसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के दादा यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये मौर्य वंश वाले चंद्रगुप्त नहीं हैं, ये गुप्त वंश के थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही इस मजबूत साम्राज्य की बुनियाद रखी थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो एक बहुत दूर की सोचने वाले शासक थे। वो जानते थे कि सिर्फ लड़कर ही नहीं बल्कि सही रिश्ते बनाकर भी साम्राज्य को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की, जिससे उनकी ताकत और सम्मान दोनों कई गुना बढ़ गए। ये जो सोने का सिक्का हम देख रहे हैं ना, ये उसी दौर का है और ये इसी जरूरी रिश्ते का एक प्रतीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे,
एक ऐसे सम्राट जिनका नाम इतिहास में एक महान विजेता के तौर पर दर्ज है। इनका नाम था समुद्रगुप्त, जो हमारे लौह स्तंभ बनवाने वाले राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता थे। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का बहुत ही जबरदस्त विस्तार किया। उन्होंने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े, उत्तर में 9 राजाओं को हराया और दक्षिण में 12 राजाओं को हराया। उनकी बहादुरी और इन जीतों का पूरा ब्यौरा हमें प्रयागराज में एक स्तंभ पर लिखे लेख में मिलता है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। उनके जो दरबारी कवि थे हरिशेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि सम्राट का सपना, उनकी महत्वाकांक्षा धरणीबंध थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी पृथ्वी को एक करना। सोचिए, कितनी बड़ी सोच और कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति रही होगी उनकी। लेकिन रुकिए, समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो कला और संगीत के भी बहुत बड़े प्रशंसक और संरक्षक थे। इसका सबसे खूबसूरत सबूत मिलता है उन सिक्कों में जिनमें खुद सम्राट को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जरा सोचिए, एक महान विजेता और एक संगीतकार, ये उनकी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी को दिखाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त और फिर उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन जैसे शक्तिशाली शासकों ने मिलकर एक ऐसे साम्राज्य को बनाया जिसने शांति और खुशहाली का एक नया दौर शुरू किया। और बस यही दौर इतिहास में गुप्त काल के नाम से जाना गया। और ये सचमुच में एक कमाल का युग था। इस दौरान कला हो, आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, साइंस हो या फिर गणित, हर एक फील्ड में जबरदस्त तरक्की हुई। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे महान लोग सब इसी युग की देन है। तभी तो ज्यादातर इतिहासकार इसे भारत का क्लासिकल एज या गोल्डन एज कहते हैं। इस जमाने की कला और आर्किटेक्चर का एक जीता जागता शानदार उदाहरण है अजंता की गुफाएं। इन गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स और मूर्तियां हैं ना, वो उस समय के कलाकारों की स्किल की कहानी कहती हैं। आप सोचिए, हजारों साल बाद भी आज भी वो रंग और वो भाव एकदम जिंदा लगते हैं। ये तो बस उस युग की क्रिएटिविटी की एक छोटी सी झलक है। और अब चलिए अपनी कहानी को वापस वहीं ले आते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था, महरौली के लौह स्तंभ पर। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये स्तंभ कोई अकेला चमत्कार नहीं था, बल्कि ये तो उस पूरे दौर की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की का एक बहुत बड़ा सिंबल है, एक प्रतीक है। आज भी जब लोग इस स्तंभ को अपनी आंखों से देखते हैं तो वे उस पुराने ज्ञान और उस जमाने की स्किल के बारे में सोचकर सच में हैरान रह जाते हैं। ये स्तंभ हमें याद दिलाता है कि भारत का इतिहास कितना गौरवशाली और एडवांस था, और ये चीज आज भी हम सबको इंस्पायर करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये स्तंभ जो 1600 साल बाद भी हमें इतना हैरान कर सकता है, वो अपने उस महान युग के और न जाने कितने ही रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए होगा, है ना? ये सवाल हमें उस दौर के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न